तो वेलकम अगेन टू योर ऑर्थोडॉक एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे घुटने के दर्द का एक और बहुत कॉमन कारण जो यूजुअली चोट लगने के कारण या फिर उम्र के साथ साथ हमारे जो घुटने में वॉशर होता है, जिसे हम लोग गद्दी भी बोलते हैं या इंग्लिश में हमारी मेडिकल टर्म में उसको मेनिस्कस बोलते हैं, उसमें चोट लगने से हो जाता है। और ये एक बहुत कॉमन कारण है घुटने में दर्द होने का, बजाय कि कोई लिगामेंट में डैमेज होना। इसके बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे। मेरे साथ हैं डॉक्टर महेंद्र चिप, मेरे बहुत ही हेलो। खास दोस्त और सहयोगी। और महेंद्र यार, ये बताओ, आजकल आर्थरोस्कोपी तो बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत कॉमन भी है, और घुटने की इंजरीज भी बड़ी कॉमन है क्योंकि लोगों की लाइफ भी थोड़ी सी ऐसी है, स्पोर्ट्स खेलते हैं, ज्यादा वार्म अप करते नहीं है, मसल्स बिल्कुल एक्सेंट्रिकली फायर कर रही होती हैं और घुटना कहीं ना कहीं बकल कर जाता है, कहीं उसमें या फिर पुरानी लिगामेंट चोट होती है, उसमें भी दर्द होने लगता है। और ये वॉशर जो होता है कई बार इंजर हो जाता है। तो ये होता क्या है, मेनिस्कस होता क्या है और इसमें चोट लगती कैसे है रियल? सर, मेनिस्कस एक कार्टिलेज का टिश्यू होता है सर, जो एक सॉफ्ट टिश्यू मांस का ही टुकड़ा होता है, जो घुटने के अंदर जॉइंट में होता है सर। जो बहुत ज्यादा इसको दोनों बोन्स जो ऊपर और नीचे वाली नी की बोन्स होती हैं, उनके बीच में कुशन का काम करता है सर, ताकि मूवमेंट बहुत ही फ्रिक्शनलेस हो और स्मूथ हो। और सर इसी के इंजरी को या टीयर को हम लोग बोलते हैं कि मेनिस्कल टीयर हो गया है सर। एक कुशन की तरह सर होता है ये बिटवीन द नी। हमारा एक नी जॉइंट, ऊपर फीमर, नीचे टिबिया, इन दोनों के बीच में अगर हम ओपन करेंगे जॉइंट को तो आप देखेंगे कि दो सी शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं। ये है मीडियल मेनिस्कस और ये है लैटरल मेनिस्कस, जो इन दोनों बोन्स के बीच में एक कुशन का काम करते हैं जस्ट लाइक ए शॉक एब्जॉर्बर। तो हम लोग जब भी चलते हैं या कुछ भी काम करते हैं, दौड़ते हैं, इवन जंप करते हैं, उसमें हड्डी हड्डी से ना टकराए। अगर हड्डी हड्डी से ही टकराती रहेगी कंटिन्यूअसली तो बहुत ही जल्दी उसके बीच में जो कार्टिलेज है, जो हमने डिस्कस किया था नी पेन में, कि जो कार्टिलेज होता है बेसिकली टायर जो होता है गाड़ी का, वो बहुत ही जल्दी घिस जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो आर्थराइटिस बहुत कॉमनली होती है और यही रीजन देखा भी गया बाद में कि पुराने जमाने में जब इसका इलाज करते थे और मेनिस्कस निकाल देते थे पूरा, तो उसके बाद आर्थराइटिस बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है। महेंद्र, ये बताओ यार, इसमें सब कॉमन कॉजेज क्या होते हैं? इस वॉशर को चोट लग जाए और इसमें डैमेज हो जाए, टीयर हो जाए, उसके कॉमन कॉजेज क्या होते सर बहुत ही कॉमन इसका सर कॉज यही रहता है कि जैसी नी सर ट्विस्ट होगा, बेंड होगा सर, गलत तरीके से आदमी नीचे आया और ट्विस्ट हुआ टांग, जिसकी वजह से सर दोनों बोन्स के बीच में मेनिस्कस जो है क्रश हो जाएगा सर। जैसे कि कोई वॉलीबॉल जैसे स्पोर्ट जिसमें जंप करते हुए नीचे आ रहा था और अनइवन तरीके से नीचे आया और मरोड़ी हो गई सर घुटने की। नहीं तो सर फुटबॉल तो सर है ही है, जो कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स है, इन सब जिसमें अचानक से कट करना है सर इधर से उधर, तो उनमें सर जैसे मरोड़ सा पड़ा सर उस जॉइंट में, तो सर वो उस मेनिस्कस को क्रश कर देता है सर, तो उसकी वजह से सर टीयर हो जाता है। बिल्कुल। तो यंग पेशेंट्स में यूजुअली अगर पैर लॉक हो जाए पोजीशन में और ऊपर वाला जैसे थाई है, लेग लेग लॉक हो गया, घुटने के नीचे वाला, और ऊपर वाली थाई वो फिर भी मूव कर रही है, जैसे डिसिलरेशन इंजरीज, ऊपर से वॉलीबॉल में या बास्केटबॉल में जब आप जंप लेके वापस आते हो और अगर ठीक से नी बेंड नहीं कर पा रहे हो, नीचे का पैर लॉक्ड है, ऊपर वाला घूमे जा रहा है, तो वो मेनिस्कस क्रश हो जाता है। ये तो स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरी हो। तो इस मैकेनिज्म को समझने के लिए नीचे वाली जब हड्डी लॉक हो जाती है, आप खड़े हो गए हैं ऊपर से लेकिन अभी भी आ रहे हैं और एक्सेंट्रिकली घूम रहे हैं, तो ऐसे अगर चलेगा अपना घुटना तो आप देखेंगे कि यहाँ से सामने वाला मेनिस्कस और इधर से पीछे वाला क्रश हो जाएगा और उससे टीयर हो जाएगा। ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में भी यही होता है, जब लोग टू व्हीलर पे होते हैं, पैर नीचे रख लेते हैं और फिर घूम जाते हैं इंजरी होने में, तो उस केस में मेनिस्कस में टीयर हो जाता है। दूसरा एक बड़ा ही कॉमन कॉज है, वो होता है डिजेनरेटिव टीयर, एज रिलेटेड टीयर, जिसमें बोन्स की शेप खराब हो गई है, ऑस्टियोआर्थराइटिस शुरू हुई है, बोन की शेप खराब हो गई, तो वो वॉशर तो हमारी बचपन की बोन या जवानी की बोन के हिसाब से सेट होता है उसकी शेप, लेकिन विद एज जब बोन्स की अपने जैसे हम ऑस्टियोफाइट बोलते हैं, एक्स्ट्रा बोन बन जाती है, तो वो भी उसको दबा देती है और उससे भी ये मेनिस्कस क्रश हो जाता है। तो ये कई बार बोलते हैं लोगों को कि ये मीडियल मेनिस्कस आपका टीयर हो गया, लेटरल मेनिस्कस टीयर हो गया। एक तो पता कैसे चलता है कि मेनिस्कस टीयर हो गया, और दूसरा ये कि ये मीडियल लेटरल टीयर होते क्या? घुटने में सर दो मेनिस्कस होते हैं सर, अंदर वाली साइड और बाहर वाली साइड। तो सर हमारे बुक्स के हिसाब से सर जो अंदर वाली साइड होती है उसको मीडियल मेनिस्कस बोला जाता है, और जो बाहर वाली साइड होता है सर उसको लैटरल मेनिस्कस बोला जाता है। तो सर एक ही घुटने में दो होंगे, अंदर और बाहर वाली साइड। और सर जो टीयर का पता कैसे चलेगा सर, उसके लिए पेशेंट मल्टीपल टाइम सर इफ्यूजन, मतलब बार बार उसको जोड़ में स्वेलिंग होगी, पेन होगी जोड़ के अंदर,
चलते हुए सर उसको लॉक होगा जॉइंट, उसको लगेगा कि कुछ जॉइंट में फंस रहा है सर, अंदर स्मूथ तरीके से चल नहीं पा रहा है। और सर जब भी उठ के बैठेगा या बैठ के उठेगा और सीढ़ियां चढ़ेगा उतरेगा तो तब सर थोड़ी परेशानी आएगी। इमीडिएटली जब टीयर होता है तो उसमें तो पेन भी होता है लोगों को, स्वेलिंग हो जाती है ना। इसमें 3 अलग अलग जोन होते हैं, बाहर वाला जिसमें ज्यादा ब्लड आ रहा होता है, बीच वाला जिसमें बहुत ज्यादा ब्लड नहीं होता हमारी बॉडी का, अंदर वाला जिसमें बिल्कुल ही ब्लड नहीं होता। So this is our knee joint with lateral and medial meniscus. We have 2 meniscus in our knee joint. This is the zones of meniscus. Outer one is having good vascularity and it's called red zone. The inner one doesn't have much vascularity and it doesn't heal because it doesn't have any vascularity. Any tear which passes through our red zone or the outer zone will cause immediate knee swelling, whereas tears within the zone 3 or the inner avascular zone does not cause much of the knee swellings. तो अगर पेरिफेरल टीयर यानी बाहर वाले हिस्से में उसकी टीयर हो गया तो ब्लड काफी निकल जाता है, तो उससे एफ्यूजन हो जाता है, एक्यूट। यूजुअली जो डिजेनरेटिव टीयर होते हैं वो अंदर वाले हिस्से में होते हैं, यहाँ पे कोई ब्लड नहीं आता। और मेनिस्कस में क्योंकि कोई नर्व्स भी नहीं होती है तो पता भी नहीं चलता है। तो जैसा तुमने बताया ना, उनको बार बार एफ्यूजन, बार बार नी में पानी आ रहा होगा या फिर लॉकिंग हो रहा होगा। लॉकिंग एक बहुत ही स्पेसिफिक सिम्टम है जो मेनिस्कल टीयर में ही सबसे ज्यादा होता है, और भी एक आध दो चीजों में होता है, लेकिन मेनिस्कल टीयर में सबसे कॉमनली मिलती है लॉकिंग। घुटना ब्लॉक हो जाता है, फिर वो थोड़ी देर में अपने आप ही लोग कोशिश करते हैं, घुमाते हैं या किसी तरीके से उसे अनलॉक कर पाते हैं। लेकिन लॉक होने के बाद इमीडिएटली उनके लिए चलना मुश्किल होता है, नहीं चल पाते, लिम्प करना ही पड़ेगा या फिर बैठ ही जाना पड़ता है। लॉकिंग एक बहुत स्पेसिफिक सिम्टम है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आदमी को मेनिस्कल टीयर है। और ऐसे सिम्टम जब लेकर पेशेंट आता है तो हम लोग उनका एमआरआई करवाते हैं। एमआरआई में क्लियर हो जाती है सारी चीजें कि टीयर कहाँ है, कौन सी तरह का है, मीडियल है कि लैटरल है, क्या एक्सटेंट है उसकी, उसका कई सारे तो सिंपल टीयर होते हैं, कई बार कॉम्प्लेक्स टीयर होते हैं, और हर तरह की मॉर्फोलॉजी, जिसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल स्टडी होती है कि मेनिस्कस का टाइप और उसकी शेप कैसी है टीयर की। वैसे तो ये कप शेप्ड राजमे की तरह होता है, राजमे की शक्ल का होता है मेनिस्कस, लेकिन कुछ लोगों में ये डिस्क की तरह कॉइन शेप्ड मेनिस्कस होता है। उसमें तो इंजरी इवन बहुत ही यंग एज में ही शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीजें हैं, डायग्नोसिस को हमें बनाना है। एक तो हिस्ट्री हो गई जो तुमने बताया क्या 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 होता है, दूसरा उनका हो गया एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन करके कुछ पता चल जाता है मेनिस्कस में टीयर है कैसे है, या कोई फाइंडिंग होती है। उसको जॉइंट में हम देखते हैं कि एग्जामिन करके जिस जगह जॉइंट में दर्द होगी, अंदर वाली साइड या बाहर वाली साइड, उस हिसाब से पता लग सकता है कि कौन से वाला टीयर है। प्लस सर हमारे पास ऐसे मैन्यूवर्स होते हैं जिससे हमें वो लॉकिंग वाली सेंसेशन या वो पेन वाली सेंसेशन हम एलिसिट करते हैं उस पेशेंट में, जिससे हमें लगता है कि हाँ इसको टीयर हो सकता है। बाकी सर कंफर्मेशन तो एमआरआई पे ही होता है सर। तो सिर्फ एमआरआई ही कर सकते हैं या फिर कोई और भी तरीका है? पेशेंट बोलता है कि नहीं करवा सकता है एमआरआई में, डर लगता है, अंदर जाता है घबराहट हो जा रही है, या फिर पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर साहब कुछ ऐसा है क्या कि जो आपने देख ही लिया है कि ये मेनिस्कस टीयर है, आपको लग ही रहा है, और तो फिर इसका एमआरआई करा के क्यों ही देखना है? ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या हम जिसमें कंफर्म भी आप कर लो और इलाज भी हो जाए? मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है तो, या फिर उसको पेस मेकर लगा हुआ है जो एमआरआई की कॉन्ट्राइंडिकेशन हम कर ही नहीं सकते उस केस में। तो कोई ऐसी तरीका है जिससे हम ये डायग्नोज भी कर लें, कंफर्म तो कर ही लेंगे उसी में, और उसका इलाज भी कर दे सकते? सर आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी जो कीहोल सर्जरी होती है, एक माइनर सी सर्जरी सर, जिसमें हम दूरबीन से सर अंदर देख लेते हैं कि कितना कटा हुआ है, कहाँ से कटा है सर मेनिस्कस, और फिर उसको सर ट्रिम करके साफ करके क्लियर भी कर देते हैं। तो वही एक सर तरीका है जिससे कि ये क्लियर हो सकता है सर कि बिना एमआरआई के। उसमें एमआरआई के पैसे भी बच जाते हैं एक्चुअली लोगों के, लेकिन लोगों को क्योंकि शक होता ही है कि मेरे को था या नहीं था, इसलिए लोग एमआरआई जरूर करवा देते हैं एक बार घुटने का। वो ये आर्थ्रोस्कोपी में डायरेक्टली लोग जाते नहीं है। और कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि ये वॉशर है, बस अटकता ही तो है, घुटने में सूजन ही तो हो रही है, क्या अपने आप ठीक हो जाएगा? ये ठीक हो सकता है? सर जैसा आपने जोन्स के बारे में बताया सर, जो बाहर वाले जोन में रहते हैं सर वो तो हील कर जाते हैं, पर सर जो अंदर वाले जोन्स में टीयर होगा सर वो तो बढ़ता ही जाएगा सर, वो तो रुकेगा नहीं सर वहां पे, तो वो अपने आप से हील तो नहीं हो पाएंगे सर, जिसकी वजह से फिर पेशेंट को सर इंस्टेबिलिटी रहती है, उसको चलने में सर थोड़ा सा इम्बैलेंस लगता है, और नी भी धीरे धीरे सर जल्दी घिसेगा, क्योंकि सर वो कुशन वाला इफेक्ट चला गया है टीयर की वजह से। और सर उसको परसिस्टेंटली पेन रहेगा सर लंबे टाइम तक, वो बोलेगा कि मुझे घुटने में दर्द हो ही रहा है सर। तो ये कुछ चीजें रहती है सर अगर लॉन्ग स्टैंडिंग चलता रहे सर तो। ओके, और पेशेंट बोल रहा है कि नहीं मैं सर्जरी नहीं करवा सकता, अभी बिल्कुल नहीं करवा सकता, भले ही ऑपरेशन की जरूरत हो, तो उसे फिर कैसे मैनेज करते हैं हम लोग? क्या दे सकते हैं, क्या करवा सकते हैं उसके लिए? सर सबसे पहले तो हम
दवाइयां सर जो पेन किलर ऐसी देंगे जिससे कि सर उसको थोड़ा सा रिलीफ रहे पेन का। मसल एक्सरसाइजेस सर जो घुटने की मसल्स को सर स्ट्रेंथन करेंगी, जिसकी वजह से लोड कम पड़े घुटने पे और मेनिस्कस पे, वो एक तरीका है सर। बट सर असली जो सर इसका इलाज रहेगा सर, वो तो आर्थ्रोस्कोपिकली सर जो की होल सर्जरी रहेगी वही कर सकते हैं सर। एग्जैक्टली, फिर जरूरी यही है कि आर्थ्रोस्कोपी जो होती है एक बहुत छोटी सी सर्जरी है, उससे इसका इलाज बहुत ही सक्सेसफुल और पूर्ण तरीके से हो जाता है। इशू यही होता है कि अगर हम ओपन सर्जरी करें ना, इसमें तो पूरा मेनिस्कस निकालना पड़ जाता है और उतना अप्रोच भी नहीं होती, जबकि की होल सर्जरी से पूरा मेनिस्कस देखा जा सकता है, तो वो भी आसान होता है। उसमें जो पर्टिकुलरली डैमेज पोर्शन है उसको निकाल सकते हैं। अब कई बार ये लोग बोलते हैं कि अगर इसे निकाल देंगे, और अभी हमने डिस्कस किया कि अगर निकालेंगे पोर्शन तो उससे ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांस होते हैं। तो आजकल कंजर्वेटिव सर्जरी, मतलब जिसमें मेनिस्कस को बचाने की कोशिश होती है, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इसमें दो तरह की सर्जरी आती है। एक तो ये कि अगर वो टीयर सिंपल टीयर था, एक प्लेन या दो प्लेन में टीयर था, तो हम लोग उसको अंदर ही रिपेयर भी कर सकते हैं। उसके अलग अलग टेक्निक्स आती हैं। ऑल इनसाइड आजकल सबसे ज्यादा पॉपुलर है, मगर इनसाइड आउट या आउटसाइड इन जो टेक्निक कन्वेंशनली यूज करते थे, वो उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहे हैं हमेशा। आर्थ्रोस्कोपी करके ऐसे हम लोग देखते हैं कि मेनिस्कस में कहाँ पे टीयर है, और उसको फिर अपनी अलग अलग टेक्निक्स होती हैं रिपेयर करने की, उसे रिपेयर करा जा सकता है। तो जो रिपेयर होता है मेनिस्कस का, यूजुअली वो पॉसिबल है अगर सबसे बाहर वाले जो पेरिफेरल जोन हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसमें इंजरी हो, या कुछ लोगों में जब वो सेंटर और पेरिफेरी के बीच में हो। बिल्कुल इनर जो जोन है, जो मेनिस्कस का सबसे अंदर वाला पोर्शन होता है, उसमें रिपेयर टेक्निक्स काम नहीं करती। उस केस में जो उसे डिब्राइडमेंट करना है या फिर उसे रिमूव करना है, वही सबसे ज्यादा सक्सेसफुल सर्जरी होती है, ताकि वो फ्रैगमेंट बीच में फंसे नहीं और कार्टिलेज में और कोई डैमेज ना आए। आजकल ये बोला जाता है कि रिप्लेसमेंट भी किया जा सकता है मेनिस्कस का। ये तभी करते हैं अगर टीयर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो। कॉम्प्लिकेटेड टीयर जिसको आप रिपेयर नहीं कर सकते इन टेक्निक्स को सबको यूज करके, जो हमने अभी डिस्कस की थी, ऐसे केस में फिर मेनिस्कस को निकालना ही पड़ता है और दूसरा मेनिस्कस डालते हैं। ये चीज और भी एक और जगह, जैसे अगर मेनिस्कस की रूट में टीयर है और वो रूट बिल्कुल फ्रेगमेंट हो गई है, उसमें भी अगर मेनिस्कस नहीं रख सकते और मेनिस्कस अनस्टेबल है, अंदर बाहर खिसक रहा है, उस केस में भी हम लोग इसको रिप्लेस कर सकते हैं। सिर्फ रूट को बांधने से मेनिस्कस एक्चुअली छोटा हो गया होता है इन केसेस में, यूजुअली रूट टीयर्स में। तो उसमें वो मेनिस्कस क्योंकि पूरी लेंथ में होता नहीं है, तो उसे बांध पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो कैडेवर से या फिर दूसरे आदमी वहां से हम लोग निकाल लेते हैं वो मेनिस्कस, स्टोर करके रखते हैं, और उसको दोबारा से बॉडी में लगाया जा सकता है घुटने में। वो एक कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक है और बहुत ही स्पेसिफिक इंडिकेशन है। हाई एंड स्पोर्ट्स जो लोग खेलते हैं, उनमें अगर इस तरह का टीयर हो गया है जो रिपेयर नहीं किया जा सकता, उन्हीं के लिए कारगर है। बाकी जनरल पॉपुलेशन के लिए ये मेनिस्कस रिप्लेसमेंट तो यस एक बहुत ही फेवरेबल सर्जरी मैं तो नहीं कहूंगा, क्योंकि कॉस्टली बहुत ज्यादा है। दूसरा, इंडिया में तो अभी तक मेनिस्कस हार्वेस्टिंग भी नहीं होती है, मतलब हम मुर्दे से निकालते भी नहीं है, तो मेनिस्कस इतने है भी नहीं यहाँ पे जिसको हम मेनिस्कस रिप्लेसमेंट कर पाए। फिर मेनिस्कस हमने कर दिया उसको, चलो या तो रिपेयर किया या फिर उसे डिब्राइड किया या थोड़ा जो पोर्शन खराब था वो निकाला। तो उसके बाद के लिए क्या कुछ प्रिकॉशन समझाने चाहिए कि वो करे, जिससे उसको आगे के लिए भी इसका बेनिफिट मिलता रहे और डैमेज कभी बढ़े बढ़े नहीं या फिर नया डैमेज ना हो, और इस सर्जरी के होने के बाद उसको सबसे ज्यादा फायदा मिले। सर सबसे पहले तो इसके बाद पेशेंट चलना शुरू शुरू हो जाता है सर, पहले दिन ही उसको चला देते हैं सर, कंफर्टेबल रहता है क्योंकि वो जो लॉक होने वाला मेनिस्कस है सर वो तो निकल गया होता है। बस ये है कि सर थोड़ा स्क्वाटिंग एक्सरसाइजेस और थोड़ा रनिंग और वोवल एक्सरसाइजेस में थोड़ा सा सर अभी रुक जाए, और थोड़ा सा मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस के ऊपर जोर दिया जाता है सर, जिससे कि थोड़ा पेशेंट को अपना नी जॉइंट में थोड़ा स्ट्रेंथ नजर आए सर, और उसके बाद जब स्पोर्ट्स खेले तो फिर से ऐसी इंजरी ना हो सर। बिल्कुल। तो हमें फिजियोथेरेपी में बहुत ज्यादा जोर देना होता है ताकि हम लोग मेनिस्कस को डी स्ट्रेस कर पाए, जॉइंट को डी स्ट्रेस कर पाए। जितना ज्यादा हम स्ट्रेस जॉइंट के आसपास से निकालेंगे बाय स्ट्रेंथनिंग मसल्स, उतना ज्यादा मेनिस्कस को एक चांस मिलेगा कि वो हील हो पा रहा है और उससे रिजल्ट भी बड़ा अच्छा है। तो यही सारे कुछ तरीके थे जिससे हमें समझना था कि मेनिस्कस होता क्या है, उसमें चोट क्या लगती है, कितने मेनिस्कस होते हैं, कैसे कैसे उसमें इंजरी होने के बाद हम उसकी डायग्नोसिस कर सकते हैं और उसका इलाज क्या क्या होता है। होपफुली डॉक्टर महेंद्र और मेरे इस डिस्कशन से आप लोगों को ये काफी अच्छी जानकारी मिली होगी कि मेनिस्कस जो जिसे हम घुटने की गद्दी भी बोलते हैं, वॉशर भी बोलते हैं, उसके लिए हमें कैसे कैसे प्रिकॉशन रखनी चाहिए,
प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं हम उन चीजों का, और अगर कभी इंजरी हो जाए तो उसका इलाज कैसे लिया जा सकता है। ऑल द बेस्ट फॉर द हेल्थ।